दोस्तों मैं अनिरुद्ध कुमार कंटिन्यू नहीं हो पाया मैं 5-7 दिन से, उसके लिए मैं हृदय से सॉरी बोल रहा हूँ। समय की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, समय की सेटिंग नहीं हो पा रही है जिससे हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर पाएँ। वैसे हमारी कोशिश है अच्छा से अच्छा करेंगे, जो आपको लाभदायक हो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेटर हो, तो देख लीजिएगा। इसी में हमारा अगली कड़ी में है जो हमारा चल रहा था क्वेश्चन वाइज, जो हमारी करंट अफेयर्स थी या अन्य जो पेपर सेट है, जो भी है ये है, इसको देख लेते हैं। देखते हैं, भारत से किए जाने वाले निर्यात को बीमा सुरक्षा उपलब्ध करवाने वाली शीर्ष भारतीय संस्था कौन है एवं इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हम बता दें 1957 में एक कॉरपोरेशन बनाया गया था जिसका नाम था एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो ये जो संस्था है ये भारत में बीमा सुरक्षा उपलब्ध करवाने वाली एक शीर्ष भारतीय संस्था है, जो भारत से किसी भी माल को निर्यात किया जाता है, जिसकी स्थापना सन 1957 में की गई थी। दूसरा इसी कड़ी में क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास में भूमि की बाधा को दूर करने हेतु नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की टास्क फोर्स कमेटी ने किस संस्था की सिफारिश की है। तो हम आपको बता दें NLMC जिसको बोलते हैं हम लोग, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, एक संस्था है जिसने औद्योगिक विकास में जो भूमि को लेकर के जो बाधाएं आती हैं, जो उसको लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है टास्क फोर्स कमेटी ने, तो एक जो है नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन कंपनी है या संस्था है, उसने इस प्रकार की सिफारिश की है। इससे होगा क्या, जो लोगों किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, लोगों की आय बढ़ाने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस कंपनी ने सिफारिश की है। और यह औद्योगिक विकास की जो भूमि को संबंधित जो बाधा दूर करने की समस्या है, इसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कंपनी की जो टास्क फोर्स कमेटी है, उसने इस कमेटी या इस संस्था को बनाने की बात की है। तो उसका नाम है नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ई मार्केट प्लस GEM पर चर्चा में रही है ये चीज़। दशरस कलेक्शन किससे संबंधित है, एक रिपोर्ट है, तो हम आपको बता दें ग्रामीण सहायता या स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित दैनिक उपयोग वाले उत्पादों से है। ये जो है सरस कलेक्शन जो है ई मार्केट, जो इलेक्ट्रिक मार्केट है, डिजिटल मार्केट की दुनिया में एक सरस कलेक्शन रिपोर्ट रही है, बड़ा अभी सुर्खियों में रही है। तो ये जो है ग्रामीण सहायता समूह के द्वारा निर्मित जो है दैनिक उपयोग वाले उत्पादों की बात की गई, जैसे सैनिटाइजर्स हो गया है, मास्क हो गया है, और भी साबुन है, तेल है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें जो है, सनराइज़ क्रीम वगैरह है। तो इसको लेकर के ये सरस कलेक्शन ग्रामीण सहायता समूह से निर्मित दैनिक उपवादों से संबंधित है, और इसीलिए ये मार्केट प्लस GEM सुर्खियों में रहा है, चर्चा का विषय बना रहा है। लघु उद्योग को बढ़ावा देने का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। तो ये इसका जो सही आंसर है वो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित दैनिक उपभोग के उत्पादों से। अगला हमारा इसी कड़ी में है, शाहपुर कंडी परियोजना किस नदी से संबंधित है एवं इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें रावी नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है, और केंद्र सरकार और पंजाब राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है। ये दोनों सरकारें मिलके बना रही हैं। 70% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 30% पंजाब राज्य के खर्च से इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। शाहपुर कंडी परियोजना रावी नदी से संबंधित है। बस मैं आपको बार बार सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं विस्तार से नहीं करवा पा रहा हूँ अभी, तो विस्तार से करवाऊँगा, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लें। धूमकेतु एटलस से चर्चा में रहे धूमकेतु सौरमंडल में किसकी परिक्रमा करते हैं एवं इनके निर्माण में किन तत्वों की भूमिका होती है। तो मैं आपको बता दें सूर्य की परिक्रमा चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों से निर्मित करने वाले छोटे पिंड होते हैं, ये जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें हम धूमकेतु या उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह भी
कहते हैं। तो इसीलिए ये जो है आपका जो एटलस था ये भी चर्चा में रहा है। तो ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो चट्टान, धूलकण और जमी हुई गैसों से निर्मित होते हैं। चर्चा में रहा आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। एरीज कहाँ स्थित है? तो ये आपके नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। आर्यभट्ट भारत के प्रथम खगोल शास्त्री थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था, जिन्होंने दशमलव शून्य की बात की। बहुत ज्ञानी थे, प्रथम पुरुष थे भारत के जो खगोल शास्त्र पे बात करते थे, और जिन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात होते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार की बात हमारे महान पुरुष आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी, और इनकी पुस्तक भी है आर्यभट्टयम, जो खगोल शास्त्र से संबंधित है। उसका नाम है आर्यभट्टयम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एपिसोड पूरा देखा करें, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा को लेकर के। परीक्षा पे काम कर रहे हैं तो हमें परीक्षा से संबंधित ही बात करनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला इसी में क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किन क्षेत्रों में चुनाव कराए जाने वाले आदेश पर डेमार्स जारी किया गया है? तो हम आपको बता दें, गिलगित बाल्टिस्तान जो पीओके वाला क्षेत्र है, जो चाइना ने जिससे गलियारा निकाला हुआ है अपना निर्यात करने के लिए ग्वादर बंदरगाह से, और ये जीजियांग शहर को जो जोड़ने वाला एक मार्ग निकाला गया है, जिसको हम वन बेल्ट इनिशिएटिव कहते हैं, जिसमें भारत शामिल भी नहीं है। तो ये उस एरिया की बात है। तो भारत ने इस पे विरोध जताया है, अभी डेमार्स जारी किया है। पाकिस्तान से कहा है कि आप वहाँ चुनाव नहीं करवा सकते हैं, और उम्मीद है कि भारत जो है उस क्षेत्र को अब पाने में सफल भी हो सकता है। कोरोना महामारी जैसा संकट आया है, पूरा विश्व चाइना के विरोध में है और चाइना पाकिस्तान के समर्थन में है। तो पाकिस्तान और चाइना यानी कि चीन दोनों अलग थलग पड़ रहे हैं इस समय। तो भारत के लिए ये एक सुनहरा अवसर है गिलगित और बाल्टिस्तान को अपने कब्जे में लेने के लिए। चलिए अगला देखते हैं अपना इसी क्वेश्चन में। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है, तो किस उच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के नाम को उसके अभिव्यक्ति के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना है? तो हम आपको बता दें, जो मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात की जाती है वो आर्टिकल 19 के तहत की जाती है, और ये बात केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है वो एक मौलिक अधिकार है नाम को लेकर के। आप जानते आर्टिकल 19 6 अधिकारों की बात करती है, जिसमें स्वतंत्रता को लेकर के सारी बातें की गई हैं, जिसमें मीडिया भी उसी के तहत शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 19 के तहत, और केरल उच्च न्यायालय ने नाम की या व्यक्ति के नाम को उसके अभिव्यक्ति के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना है या माना जाएगा। केरल उच्च न्यायालय का निर्णय है ये, अभी हाल ही में चर्चा में है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हमारा क्वेश्चन पुनः पाकिस्तान को लेकर है। हाल ही में पाकिस्तान में एक एयरफोर्स में पायलट के रूप में चयनित होने वाले प्रथम हिंदू बन गए हैं, तो वो राहुल देव हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए हैं, विश्व स्तर पर छवि खराब हो रही है पाकिस्तान की, उस चीज़ से बचने के लिए धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है पाकिस्तान की रणनीति में। तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट के रूप में चयनित होने वाले प्रथम हिंदू जो हैं वो आपके राहुल देव बन गए हैं। अगला हमारा इसी कड़ी में है, देखते हैं। फेसबुक के उपरांत जियो प्लेटफॉर्म पर किस विदेशी कंपनी ने 1% की हिस्सेदारी खरीदी है? अभी फेसबुक ने रिलायंस जियो पर कुछ हिस्सेदारी खरीदी थी, तो उसके बाद में अब एक नई कंपनी और है जिसका नाम है सिल्वर लेक पार्टनर्स अमेरिका। इस कंपनी ने भी जियो पर 1% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मीडिया को लेकर के, सोशल मीडिया, फ़ोन मीडिया या जियो लेकर के, टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हमने डाला है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। चर्चा में रहे अटल सुरंग को कहाँ बनाया जा रहा है और किन दो स्थानों को आपस में जोड़ेगी ये? तो हम आपको बता दें, रोहतांग दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और ये मनाली और लेह को आपस में
जोड़ेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ा समय नहीं हमारे पास में, विस्तार से नहीं करवा पा रहे हैं, लोकेशन नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अगली बार से कोशिश की जाएगी। अगला देखते हैं इसी में अपना, हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत के लिए नामित किया गया? तो ये मनीषा सिंह है, जो भारतीय मूल की हैं, एक अमेरिकी नागरिक हैं, जिनको OECD में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत के लिए नामित किया है अमेरिका ने, तो मनीषा सिंह है। हमारा इसी कड़ी में है, विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन अभियान चलाया है? तो ये आपका अभियान है समुद्र सेतु अभियान, भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है। जो विदेशों में फंसे हुए लोग हैं, जो समुद्र तटीय देश हैं, वहाँ से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला हमारा इसी कड़ी में, किस वैज्ञानिक को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रोफेसर सौरभ डोडा हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो इनको यंग कैरियर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सौरभ डोडा के बारे में हम विस्तार से नहीं बता पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें समय को बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास समय नहीं है, किसी तरीके से निकाला है आप लोगों के लिए। तो आगे देखते हैं इसी में, रूस के द्वारा जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किसे स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया गया है? तो हम बता दें, ये किम योंग उत्तर कोरिया के रहने वाले हैं, अभी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, बीमार हो गए थे, उनको सम्मानित किया गया रूस सरकार के द्वारा। जर्मनी पर जीत हासिल हुई थी, तो आज जो है इस वर्ष उन्होंने 75वीं वर्षगांठ मनाई है रूस सरकार ने, और स्मारक युद्ध से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपके किम योंग, जो हैं आपके उत्तर कोरिया के। अगला इसी में हमारा है, चर्चा में रहे सी स्पार्कल्स के नाम से जाने वाले नॉक्टिल्यूका सिल्टिलेंस क्या है? तो ये जो नॉक्टिल्यूका सिल्टिलेंस है, ये शैवाल्स होते हैं, और जो जहरीले शैवाल्स होते हैं, जो उत्तरी क्षेत्र में पाए गए हैं, उत्तरी क्षेत्र में इनको खोजा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्पार्कल्स के नाम से जाने वाले जो नॉक्टिल्यूका सिल्टिलेंस हैं, ये जहरीले शैवाल्स हैं। आगे देखते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा आप लोगों से कि एपिसोड को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते हैं, और समय की बस थोड़ी प्रॉब्लम है। हाल ही में किस भारतवंशी को न्यूयॉर्क में संघीय अदालत में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया या नियुक्ति प्रदान की गई है? तो सरिता कोमाती रेड्डी जो है, ये न्यूयॉर्क में संघीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली भारत मूल की या भारतवंश की महिला हो गई हैं, सरिता कोमाती रेड्डी। अगला हमारा इसी कड़ी में है, हाल ही में किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर फीचर फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हम आपको बता दें, यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंदा, ये तीनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तीनों पत्रकार, इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। इन लोगों ने एक तरफा कार्रवाई की, मीडिया के साथ में देश को देखते हुए सही कार्रवाई नहीं की। इन्होंने वो फ़ोटोज, वो वीडियो बनाए हैं जो एक तरफा है, भारतीय सेना पर इन्होंने गलत उपलक्ष्य लगाए हैं। भारत के द्वारा की गई कार्रवाई के जो फुटेज हैं, जो फ़ोटो हैं, उनको गलत तरीके से उन्होंने खींचा है, जिससे हमारे देश की छवि खराब करने की कोशिश की है। लेकिन इनको पुलित्जर फीचर फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंदा, और ये तीनों पाकिस्तान के समर्थक कहिएगा इनको, अलगाववाद के समर्थन की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इनको, तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंदा, ये तीनों, इन तीनों को पुलित्जर फीचर फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला इसी में देखते हैं, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 चर्चा में रहे गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था एवं इस आंदोलन का शीर्ष नेता कौन था? तो हम आपको बता दें, 1961 में ये बेलग्रेड में हुआ था।
इसके जो शीर्ष नेता थे वो जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर और सुकर्णो तथा मार्शल टीटो थे। तो 4 जो हैं वो शीर्ष नेता थे। और 1961 में प्रथम बार गुटरपेश आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला इसी कड़ी में है, अंतरिक्ष में फिल्मों की शूटिंग हेतु किस अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी या एजेंसी एवं किस अभिनेता ने संयुक्त परियोजना की तैयारी की शुरुआत की है? तो हम आपको बता दें, नासा स्पेस एजेंसी जो यूएसए की है उसने, और स्पेस एक्स टाई क्रूज जो एक अभिनेता है, इन दोनों के बीच में जो है बात हुई है, एक टाइप हुआ है, और ये दोनों स्पेस में फिल्मों या अंतरिक्ष में फिल्मों पर काम करने के लिए एक साथ आए हुए हैं। अगला हमारा इसी कड़ी में है, जनजातीय लोगों को राहत पहुंचाने हेतु हैज स्टैंड विद ह्यूमैनिटी कार्यक्रम ट्राइफेड किस संगठन के सहयोग से चला रहा है? तो जो हम बता दें आपको, ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एक है, और ट्राइफेड मिलकर के हैज स्टैंड विद ह्यूमैनिटी कार्यक्रम चला रहे हैं। 19 यानी कोविड-19 को देखते हुए जो जनजातीय लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, जिनकी शहरों से पहुंच दूर है, जो आधारभूत वस्तुओं से बहुत दूर हैं, जिनको नहीं व्यवस्थाएं हो पा रही हैं, तो ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और ट्राइफेड मिलकर के जनजातीय लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और उस अभियान का नाम इन्होंने दिया है स्टार हैज स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। अगला इसी कड़ी में है, हाल ही में किस देश द्वारा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप उनके नाम से एक सड़क का नामकरण किया गया है? तो इज़राइल तेल अबीब एक प्रांत है इजराइल का, तो इजराइल ने ये काम किया हुआ है, श्रद्धांजलि स्वरूप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके नाम से एक सड़क को बनवाएगा, तो वो तेल अबीब में इजराइल बनवाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन इसी कड़ी में देख लीजिएगा, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने से चर्चा में रहे थैलेसीमिया रोग रक्त में उपस्थित किन प्रोटीन जीनों के परिवर्तन से उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का है, देख लेते हैं इसको। तो इसका सही आंसर अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन से संबंधित जो जीन्स होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम को उत्पन्न कर देता है, इनके जीनों को परिवर्तित कर देता है, तो जिससे थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, और हम इसको याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस को लेकर के। और अगला हमारा इसी कड़ी में क्या है दोस्तों, देखते हैं। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप इस शीट को फुल वॉच करें, पूरा देखें, दोस्तों को शेयर करें, और बस थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है, नहीं पूरा कर पा रहा हूँ मैं विस्तार से, तो उसके लिए बार बार माफ़ी मांगूंगा। आगे देखिएगा, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि शून्य होने की आशंका व्यक्त करने वाला मूडीज इन्वेस्टर्स क्या है? तो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो आर्थिक स्थिति को बताने के लिए काम करती है। उसने 2021 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि है, जो आर्थिक विकास है, उसको लेकर के अभी रिपोर्ट जारी की है, और उसने ये कहा है कि भारत की जो वृद्धि है वो शून्य रहने वाली है, 2021 में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और ये रिपोर्ट जो है जारी की है मूडीज इन्वेस्टर्स ने। भारत के लिए स्थिति खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है, कोविड-19 महामारी फैली हुई है, शहर वीरान हो रहे हैं, मजदूर लोग छोड़ के जा रहे हैं, और हादसे भी हो रहे हैं, परेशानियां भी बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उद्योग बंद हैं, लोगों के काम, रोज़मर्रा के काम भी बंद हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है लोगों को। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मूडीज इन्वेस्टर्स जो कंपनी है उसने अभी अपनी आशंका, एक रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की है, कहा है कि भारत की जो है क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसीज जो हमारी हैं, उन्होंने बताया है, या मैं बता रहा हूँ, कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि रहने वाली है इस बार 20 और 21 में, वो जीरो स्तर पे रहने वाली है। तो ये भी चिंता का एक विषय बना हुआ है भारत के लिए। अगला देखते हैं इसी में, कोविड-19 के लिए भारत को $500 मिलियन ऋण देने वाले एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का परिचालन कब प्रारंभ हुआ एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हम आपको बता दें, AIIB यानी कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, उसकी स्थापना 2016 में चीन के बीजिंग में इसकी स्थापना की गई थी, और ये 2016 से काम कर रही है। इसका जो हेड होता है
यानी कि जो इसका प्रेसिडेंट होता है वो सदैव जापान का रहता है, और ये चीन के बीजिंग में, यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है, और ये 2016 से कार्यान्वित है। अगला देख लीजिएगा, इसी में चर्चा में चीन पाक गलियारा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ रहा है। मैंने भी इससे पहले आपको बताया था, फिर भी देख लीजिएगा। ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान में जो अरब सागर में बनाया है, चीन के द्वारा विकसित किया गया है। और सिनजियांग चीन का एक शहर है जो आपस में जुड़ रहे हैं। चीन का ये एक निर्यात करने के लिए बंदरगाह है, अपने देश से बनाए हुए माल को निर्यात करता है, और भारत को घेरने की कोशिश भी की गई इसके द्वारा। तो ये भी चर्चा में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है चर्चा में, हम आपको बता दें। पाकिस्तान के द्वारा पीओके के क्षेत्र में, यानी गिलगिट और बाल्टिस्तान में जो चुनाव या जनमत कराने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर भारत सरकार ने डेमार्स एक डैशबोर्ड जारी किया है कि आप उस पर नहीं चुनाव करवा सकते, जो भारत और पाकिस्तान के बीच का प्रभावित क्षेत्र है। और कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के या चीन से फैला होने की वजह से पूरा विश्व चीन के खिलाफ है। तो ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है कि उसको पा सकता है। उस पर कार्रवाई अगर भारत करता है या भारत के द्वारा की जाती है तो उसको पाया जा सकता है। अगला इसी कड़ी में दोस्तों अपना देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड-19 के किस घातक स्ट्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन में सर्वाधिक तबाही मचाई है। तो जो स्ट्रेन है उसका वो G614 जिसका नाम दिया है साइंटिस्ट लोगों ने या विज्ञानों ने या वैज्ञानिकों ने। तो ये G614 है जिसने ब्रिटेन और अमेरिका में सर्वाधिक तबाही मचाई हुई है। अमेरिका में करीब 40 से 45 लाख लोग ग्रसित। ब्रिटेन की भी स्थिति बहुत ख़राब है, उसके साथ साथ पूरे विश्व की, और भारत में भी बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, सुधार नहीं हो रहा है। तो ये G614 घातक स्ट्रेन जो कोविड-19 का है उसके लिए ये जिम्मेदार है। अगला देखते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा कोविड-19 के इलाज में स्वीकृत के लिए किए गए फेविपिराविर या फेविपिराविर मूलतः किस रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो ये इन्फ्लुएंजा के लिए जो है इलाज में प्रयोग किए जाने वाली जो वैक्सीन है उसकी भी स्वीकृति की है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कि 19 यानी कि कोविड-19 के इलाज में इसको किया जाए। तो ये जो वैक्सीन है ये इन्फ्लुएंजा की है। इन्फ्लुएंजा भी एक बहुत घातक बीमारी है, इससे भी महामारियाँ फैलती हैं बुरी तरीके से। तो इसका जो सही जवाब है वो इन्फ्लुएंजा है, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा में जो वैक्सीन प्रयोग की जाती है वो कोविड-19 के प्रयोग के लिए इलाज में स्वीकृति किए गए जो है वो किसने किया, तो DCGI ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और कोविड को लेकर के तो कम से कम ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, तो बहुत स्थिति खराब है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस स्टायरीन गैस रिसाव के कारण को कम करने वाला कौन सा रासायनिक पदार्थ चर्चा में रहा है। तो हम आपको बता दें, स्टायरीन गैस रिसाव अभी विशाखापट्टनम में हुआ, जहाँ पे एक प्लास्टिक के पाइप को बनाने वाली कंपनी के एक टैंक से रिसाव हो गया, जिससे करीब 2-3 से 4,000 लोग परेशान हुए, और 10-15-20 लोगों की मौत भी हो गई, और 1,000 लोग उससे जो है हॉस्पिटलाइज भी हो गए। तो ये बहुत घातक बीमारी थी, हालांकि उस पर कंट्रोल पार कर लिया गया। सही समय पर अगर कंट्रोल ना किया जाता तो एक नई विपत्ति और खड़ी हो जाती देश के साथ में। तो ये जो उसको रोकने के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लाया गया रासायनिक पदार्थ, तो उसका नाम जो है वो हम आपको बता दें, पैरा टर्सरी ब्यूटाइल कैटेचोल। तो इसको बोलते हैं PV या PTVC इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये रासायनिक केमिकल जो था वो पैरा टर्सरी ब्यूटाइल कैटेचोल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। देखिए, एक तो थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं 8 मई को, दूसरा 8 मई को ही हम लोग रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। तो ये जीन हेजरी डेन्यूट जो थे रेड क्रॉस के संस्थापक एवं प्रथम शांति नोबेल पुरस्कार विजेता भी ये थे, तो इनकी स्मृति में इसको मनाया जाता है। और रेड क्रॉस आप जानते हैं कि रेड क्रॉस जो है वो अमेरिका का चिन्ह है, एक स्मृति चिन्ह है जिसको अमेरिका को पहचान दिलाता है। तो ये जो थे जीन हेनरी ड्यूनेट जो थे, और उनकी स्मृति में इस दिवस को 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में है। कायर बोर्ड ने नारियल के देशों के अनुप्रयोगों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है।
तो कायर बोर्ड ने भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ में एक समझौता किया है। तो ये जो नारियल के रेशे हैं उसके प्रयोग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु तो इन दोनों ने आपस में समझौता किया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नारियल के उत्पादन में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक अग्रणी राज्य हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों में नारियल को उगाया जाता है और विश्व में भारत का तीसरा स्थान नारियल उत्पादन में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा लोगों के विस्थापन से जुड़ी लास्ट एट होम रिपोर्ट जारी की गई है? तो हम आपको बता दें, ये विस्थापन को लेकर के जो रिपोर्ट जारी की गई है, लास्ट एट होम रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व स्तर पे बहुत बड़ा माइग्रेट हो रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपने घरों में पहुंचने के लिए परेशान है किसी तरीके से। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा इस रिपोर्ट को, लास्ट एट होम रिपोर्ट को जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा में रहे देखो अपना देश पहल किस मंत्रालय के द्वारा एवं कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो हम आपको बता दें, ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है, देखो अपना देश। कोणार्क उड़ीसा से इसको प्रारंभ किया गया था। कोणार्क एक सूर्य मंदिर है जो अमेरिका में है, सेन वंशियों का मंदिर है, सेन वंश के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये काला पत्थर से बना हुआ मंदिर है और सूर्य मंदिर है। भारत में 4 सूर्य मंदिर पाए जाते हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और श्रीनगर सूर्य मंदिर। तो ये जो मंदिर हैं चारों दिशाओं को लेकर के बनाए गए थे और ये कोणार्क मंदिर जो है आपके उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में, भुवनेश्वर। जगन्नाथपुरी में जो सुभद्रा, कृष्ण और बलराम को लेकर के जो एक यात्रा निकाली जाती है तो वो जगन्नाथपुरी स्थिति भी उड़ीसा में ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा एक भारत का समुद्र तटीय राज्य है जो चक्रवात को लेकर के सदैव सुर्खियों में रहता है क्योंकि वहाँ अक्सर छोटे बड़े चक्रवात आते रहते हैं। इस बार भारत सरकार के जो मौसम विभाग ने कई एक चक्रवातों के नाम भी सुझाए हैं, तो उसको लेकर के देश भी अलर्ट है और राज्य सरकारें भी अलर्ट हैं जो तटीय राज्य सरकारें हैं। अगला देखते हैं इसी कड़ी में मित्रों, चर्चा में रहे आयुष मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ शामिल हैं? क्योंकि अभी चर्चा में बना हुआ है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय जो प्रधानमंत्री पोर्टल जो है स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें इस बार इलाज की स्थिति में कमजोरी आई है। जो रिपोर्टिंग करते थे उसमें बहुत कम लोगों ने इलाज करवाना स्टार्ट कर दिया है। कोविड-19 को लेकर के चर्चा में बना हुआ है। तो इसके अंतर जो पद्धतियाँ शामिल है उसकी हम बात करते हैं, जैसे आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोगा रिगपा और होम्योपैथी। तो अभी सोगा रिगपा भी जो आपकी एक पद्धति है इलाज की, ये भी चर्चा में रही है बहुत ज़्यादा। तो हम बता दें, सोगा रिगपा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो लद्दाख क्षेत्र में एक पारंपरिक तरीके से जड़ी बूटियों से जो है लोगों का इलाज किया जाता है, तो उसको हम सोगा रिगपा पद्धति कहते हैं, जिसको आयुष मंत्रालय के अंतर्गत शामिल किया गया है अभी। अगला इसी में देख लेते हैं हम लोग, कोविड-19 से विभिन्न देशों में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने किस महाअभियान की शुरुआत की है? तो इस महाअभियान का नाम वंदे भारत अभियान रखा गया है। वंदे भारत मिशन इसका नाम रखा गया है। ये क्या है इसको हम बता दें कि जो भारत के बाहर जो अन्य देशों में फंसे हुए जो लोग हैं उन लोगों को बाई एयर के यानी कि जो प्लेन्स हैं एरोप्लेन्स के जरिए उनको जो है लाया जाएगा अपने देश में, और अपने देश से ला करके उनको उनके स्थान तक पहुंचाने के लिए 12 मई से ट्रेनें भी स्टार्ट की गई हैं। तो ट्रेनों से उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए। तो भारत सरकार का विश्व स्तर में विश्व में छवि संभालने के लिए, अपनी अच्छी स्थिति को बनाने के लिए ये जो अभियान चलाया गया, ये महाअभियान है। इससे कई 1 लाख लोगों को, विदेशों में फंसे हुए लोगों को लाया जाएगा। तो उस अभियान को हम वंदे भारत मिशन के नाम से जानते हैं। अगला हमारा इसी में दोस्तों है, चर्चा में रहे अंतर सरकारी संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम आपको बता दें, इसकी स्थापना 1951 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। IOM की जो अंतर सरकारी एक संस्था है
जो माइग्रेशन को लेकर के रिपोर्टिंग करता है, यानी कि लोग कितने इधर उधर विस्थापित हो रहे हैं, तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला देख लेते हैं इसी कड़ी में। भारत सरकार ने COP21 में किस वर्ष तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो हम बता दें आपको, ये लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी और उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं, सुधार भी हो रहा है। और दूसरा, कोविड-19 ने भी हेल्प की है इस मामले में, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में या अन्य उत्सर्जन जो भी है पोल्यूशन को कम करने में, क्योंकि जब पूरा देश पूरा विश्व लॉकडाउन स्थिति में पड़ा है तो इसमें भी सुधार हो रहा है। तो ये जो है महत्वपूर्ण समय है, जो निर्धारित समय है, जो लक्ष्य किया गया समय है, वो 2030 तक भारत सरकार ने इसको लक्षित किया है। अगला इसी कड़ी में दोस्तों, चर्चा में रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड को सर्वप्रथम कब और कहाँ लॉन्च किया गया था या लागू किया गया था? तो हम आपको बता दें, 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में इसको लागू किया गया था। और इसी में अगला क्वेश्चन और है इसी के मृदा को लेकर के हम बता दें आपको, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कुल कितने पैरामीटर पर मृदा की जांच होती है एवं कितने वर्ष के अंतराल पर मृदा कार्ड जारी किए जाते हैं? तो हम आपको बता दें, 12 पैरामीटर तथा 2 वर्ष के अंतराल में मृदा की जांच होती है। स्वास्थ्य कार्ड है मृदा के कार्ड को किसानों को दिया जाता है और समय समय पर उसकी जांच होती रहती है कि मृदा में किस उर्वरक की कमी है, किस सिम्टम्स की कमी है, तो उसको उसी आधार पे बात करके उनको निर्देशित किया जाता है, उनको सलाह दी जाती है, जिससे कृषि की उपज भी बढ़ती है और मृदा जो अनवर हो रही है, जो ऊसर में बदलती जा रही है बंजर भूमि में, उसमें रोकने में भी ये जो योजना है बहुत सफल योजना है। अगला देखते इसी कड़ी में, चर्चा में आरोग्य सेतु किन मंत्रालयों एवं संस्थाओं की संयुक्त पहल है? तो हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय NIC और नीति आयोग की संयुक्त पहल है, जो आरोग्य सेतु को अभी लॉन्च किया गया है कोविड-19 को लेकर के। जो आप कितने ज़्यादा संक्रमित या असंक्रमित क्षेत्र में हैं, आप किस जगह से हैं, उसके बारे में आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी कंडीशन क्या है सुरक्षा को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के। तो आरोग्य सेतु को अभी लॉन्च किया गया है। ये NIC, नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय की संयुक्त पहल है और इसको लॉन्च किया गया पुणे के द्वारा। अप्रैल माह के लिए IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस इक्विटी इंडेक्स PMI सेवा कितना रहा है? ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, इकोनॉमी को लेकर के पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इसको रख लिया है। तो देखते हैं, जो PMI सेवा की बात की गई है तो ये 5.4% रहा, यानी कि 5.4 रहा है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मूडीज ने आर्थिक विकास की बात तो 0 कही है, लेकिन ये जो इक्विटी इंडेक्स में जो है सर्विसेज बिजनेसमैन की बात, जो बिजनेस की बात की गई, उसमें 5.4% रहने की संभावना को व्यक्त किया गया है। हाल ही में किसी रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के तौर पर नामित किया गया है? तो ये तरुण बजाज हैं, इनको अभी जो है RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक तौर पर नामित किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि RBI के पास भी फंडिंग की कमी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने अभी सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है निदेशक मंडल के रूप में। तो ये आपके तरुण बजाज हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चर्चा में रहे सरफेसी एक्ट को क्यों लाया गया एवं यह कब लागू हुआ था? तो हम आपको बता दें, वित्तीय संस्थानों को संपत्ति की नीलामी के द्वारा ऋण वसूली के लिए इसको 2002 में लाया गया था। जो वित्तीय संस्थानों का ऋण जो है उसको जब वसूलने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे संपत्ति को जो हम नीलाम करते हैं उसको हम कैसे वसूलेंगे, नीलाम कर देंगे तो उससे अपना पैसा जो हमें मिलेगा वापस। तो उसके लिए 2002 में इस प्रकार के एक अधिनियम को लाया गया था, जिसको हम सरफेसी एक्ट कहते हैं, यानी कि अपने धन को किसी भी तरीके से वसूल करना। हाल ही में चर्चा में गंगा जल में पाए जाने वाले जीवाणु भोजी वायरस का क्या नाम है? तो ये जो जीवाणुओं को ख़त्म करता है, नष्ट करता है, जो गंगा जल में वायरस पाया जाता है, उसका नाम है निंजा वायरस। यानी कि ये जो है एक स्वास्थ्यवर्धक वायरस है, जो जल को लेकर के अक्सर चर्चा में रहता है। तो ये जो सिर्फ गंगा नदी में ही पाया जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है इसकी। तो ये स्पेशलाइजेशन इसका है, तो हम आपको बता दें, तो ये निंजा वायरस है, जो एक जीवाणुभोशी वायरस है जो गंगा नदी में पाया जाता है।
अगला इसी में देख लीजिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन जैकबूट का कौन है, क्या है, किससे संबंध है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई करने से भी जो है हमारे आर्मी के 5-7 जवान एक साथ में शहीद हो गए। ये हंदवाड़ा का केस है। हंदवाड़ा में जो अभी एक बम घटना हुई है, आत्मघाती हमला जो हुए हैं आतंकियों ने किए हैं, उनको निपटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसको जैकबूट नाम दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा, पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने का चर्चा में रहा 222 यानी कि 2020 जे क्या है, तो हम आपको बता दें ये क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड है जो भी पृथ्वी के काफ़ी बेहद करीब से गुजरा और इसीलिए चर्चा का विषय बना रहा। ये 29 अप्रैल की घटना थी, तो इसीलिए चर्चा में था। एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड था एक 2020 जे जिसका नाम दिया गया। अगला हमारा इसी कड़ी में है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो हम आपको बता दें, पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नेरी की स्थापना 1958 में नागपुर महाराष्ट्र में की गई थी। जो पर्यावरण अनुसंधान की बात करता है, अभियांत्रिकी पे कार्य करता है, तो ये हमारा जो संस्थान है वो 1958 से नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा विशाखापट्टनम केस या विशाखापट्टनम कांड जिसके कहिएगा। तो ये एलजी पॉलीमर्स कंपनी से किस विषैले गैस का रिसाव हुआ एवं इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो हम आपको बता दें, ये स्टायरीन गैस है जिसका पीवीसी समेत प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो बहुत जहरीली गैस है, जो प्राणघातक गैस है और जिससे 1 से 2,000 लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए, 20 लोगों की मौत भी हो गई और करीब 3 से 4,000 लोग इससे प्रभावित हुए। तो ये आपके विशाखापट्टनम में ये घटना घटी। जो गैस है वो स्टायरीन गैस है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष प्रणालियों के उपयोग तथा जनसंख्या पर इसके प्रभाव के डेटाबेस के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई। तो ये ऐप आपका है आयुष संजीवनी। आगे देख लेते हैं, क्योंकि अब समय ज़्यादा हो रहा है, एपिसोड बढ़ता जा रहा है, दिक्कत होगी आप लोगों को भी। चर्चा में रहे पर्यावरण आकलन प्रभाव EIA 2020 अधिसूचना को किस पर्यावरण कानून के अंतर्गत जारी किया गया है। तो हम आपको बता दें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इस प्रकार के आकलन को जारी किया जाता है। अगला देख लेते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के भारत के टॉप 3 अरबपतियों के नाम क्या हैं। तो हम बता दें आपको, मुकेश अंबानी 1, राधा किशन दामनी संपत्ति 2 और शिव नाडर 3। समय न होने की वजह से विस्तार से नहीं बात करेंगे, आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसे इराक के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हम आपको बता दें, मुस्तफ़ा कादेमी को इराक का भी नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला है, खेतों में बिना हल चलाए गेहूं फसल तैयार करने से चर्चा में रहे विख्यात बीज बचाओ आंदोलन के संयोजक का क्या नाम है। बहुत महत्वपूर्ण, से ध्यान रखिएगा। तो ये आपके विजय जड़धारी हैं जो आंध्र प्रदेश के हैं। इन्होंने बिना किसी भी प्रकार के खेतों की जुताई किए हुए और गेहूं की संपूर्ण फसल को तैयार किया है। तो इनका अभियान है बीज बचाओ अभियान, बीज बचाओ आंदोलन। तो ये जो हैं, जो इन संयोजक हैं, इनका नाम है विजय जड़धारी। हाल ही में चर्चा में रहे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इरमी कहाँ स्थापित है। तो ये आपके जमालपुर बिहार में स्थापित है। बिहार को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ये बिहार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, जापान के द्वारा कोविड-19 के इलाज में स्वीकृत दवा रेमडेसिविर को किस कंपनी के द्वारा एवं रोग के लिए विकसित किया गया था। तो हम आपको बता दें, ये गिलसिड साइंसेज एक कंपनी है जो इबोला के लिए जो एक वैक्सीन बनाया गया था, इसको भी कोविड-19 के इलाज के लिए भी स्वीकृति दी गई है जापान सरकार के द्वारा या जापान के द्वारा। तो इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और पूरा देखिएगा, समय नहीं मिल पा रहा है मुझे इतना कि हम आपके साथ डेली जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।